स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम एक नया चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन 12th माना जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर से पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक, आपको क्या 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 चीज़ें आनी चाहिए। तो आपके पास जो कंपनी वाली बैलेंस शीट है वो आपको याद होनी चाहिए, और कंपनी वाला जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है वो आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये 2 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक बात बताइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश का फ्लो, है ना। अब कैश का फ्लो मतलब कैश दो तरीके से फ्लो हो सकता है, एक इनफ्लो हो सकता है और एक आउटफ्लो हो सकता है। तो बचपन में हमने क्या बनाई थी? एक बैलेंस शीट बनाई थी, याद है? बैलेंस शीट बनाई थी और उसके साथ साथ एक कैश बुक बनाई थी उससे पहले। कैश बुक में हम क्या करते थे बेटा? पैसा आता था तो प्लस करते थे, पैसा जाता था तो माइनस करते थे। सेम वही काम करना है, सेम वही काम है, कोई और कुछ है ही नहीं अलग। ठीक है। और जो हमने पूरी की पूरी बिजनेस है, उस पूरे बिजनेस को हमने 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करा है बेटा। 3 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है सर? वो सबसे पहली एक्टिविटीज़ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरी एक्टिविटीज़ आ जाती है हमारे सामने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और थर्ड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। ये 3 तरीके की एक्टिविटीज़ को में हमने अपने पूरे के पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करा है या फिर सेग्रीगेट करा है, सेपरेट करा है। ठीक है। अब इन एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिकली क्या क्या होता है वो समझ लो। बहुत बेसिक सा ओवरव्यू टाइप का मैं दे रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग में क्या होता है? ऑपरेटिंग में हमारी सारी की सारी जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डे टू डे बिजनेस, वो सारे जो आइटम्स होते हैं वो सारे कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग में क्या आता है बेटा? हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट मेड बाय अस, इन्वेस्टमेंट डन बाय द कंपनी, और उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे वो यहाँ इस एक्टिविटीज़ में आएंगे। फाइनेंसिंग में क्या आते हैं कि भाई सोर्स ऑफ फंड्स, ये आपने बिजनेस में भी एक पढ़ा होगा, वहाँ पे एक टॉपिक था सोर्स ऑफ फंड्स करके। आप खुद सोच के बताओ, सोर्स ऑफ फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आ जाएगा, जहाँ से हम पैसा, जहाँ 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 जिन जिन सोर्सेज से हमें पैसा आ रहा है, या उन उन सोर्सेज की वजह से हमें कुछ पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन ले लिया हमने किसी बैंक से, या फिर उनके बदले हमें डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी? फाइनेंसिंग में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा सर? इन्वेस्टिंग में आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट बोले तो कि भाई हमने कोई मशीन परचेज करी, बेच दी, कोई लैंड बिल्डिंग थी उसको बेच दिया, परचेज कर लिया, उसके ऊपर डेप्रिशन लग रहा है, लेकिन वो डेप्रिशन बेसिकली वो ऑपरेटिंग में आता है, वो इन्वेस्टिंग में नहीं आता। अच्छा, और इन्वेस्टिंग में और क्या आएगा? जैसे हमने कोई लैंड परचेज कर रखा है, उस पे हमें क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है बेटा, रेंट। ठीक है। या फिर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, और वहां पर से हमें क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में आएंगी। ऑपरेटिंग में हमने सेल करा, सेल करने के अलावा हमने क्या करा? हमने सैलरीज पे करा, हमारे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, उनको कंसिडर करने के बाद जो सारा फ्लो पता चलता है हमें, वो क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग और इसी तरीके से फाइनेंसिंग। ठीक है। अब सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? ये इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो या इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है सर? कैश का मतलब तो सभी को पता है। कैश का मतलब कैश इन हैंड या फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ठीक है ना, बेसिकली ऐसा पैसा जो हमारे हाथ में है, हमारे पास है। ठीक है। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं ऐसी? सो सबसे पहले, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल। क्या लिखा हुआ है? रेडिली कन्वर्टेबल इनटू इनटू अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है। एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ऐसी चीज़ जो कि रिस्क फ्री होती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना। अब जैसा कि आपने डिस्कशन करा, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है अभी डिस्कशन के लिए, वो क्या कि भाई हम जो ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखा है, ये कहाँ पे दे रखा है बेटा? ये दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। ठीक है ना। ये चीज़ को आप याद रखेंगे, कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ठीक है। तो एमसीक्यू पर्पसेस से इसको याद रखना है आपको। ठीक है। और
AS3 भी कौन सा है, रिवाइज्ड वाला है, ठीक है ना। द चेंजेस रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अराइजेज ऑन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, एक ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 एक्टिविटीज़, अब इन 3 एक्टिविटीज़ में मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आपको 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर ये 2 चीज़ें आती हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होंगे, जैसे बेसिकली हमारा डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो हार्ड कोर बिजनेस है, एकदम जो कोर बिजनेस है हमारा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी कहाँ पर आएंगी, ऑपरेटिंग में आएंगी। इट अराइजेज फ्रॉम प्रिंसिपल और रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज दैट डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस। इन्वेस्टिंग में क्या बोला गया, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म बोला है बेटा, लॉन्ग टर्म को एक और नाम से जानते हैं बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब ओनर कैपिटल का मतलब बेटा, ओनर ने जो पैसा लगा रखा है, ओनर का पैसा बैलेंस शीट में किस रूप से दिखता है हमें, शेयर होल्डर्स फंड के रूप में, ठीक है ना। और बोरोइंग्स हम किस नाम से जानते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज के रूप में, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पर आएंगी, ये आएंगी फाइनेंसिंग में। देखो, ये मैंने स्पेसिफिकली बैलेंस शीट के परस्पेक्टिव से बता रखा है कि बैलेंस शीट में से क्या क्या कहाँ पे क्या आ रहा है। तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आ रही हैं, करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता था, सारे के सारे हमारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। फिर नॉन इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा है ना, हमारे नॉन करंट एसेट्स। और फाइनेंसिंग में क्या आ रहा है बेटा, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये बैलेंस शीट का पूरा हिस्सा हो गया, पूरी बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। और फिर आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस याद होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उसका कोई अभी काम नहीं पड़ेगा। एक्सपेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ आ गया, डिप्रिसिएशन आ गया एंड टैक्स वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेंट या डिविडेंड रिसीव्ड, ये बेसिकली अदर इनकम्स है हमारी, क्या है बेटा, ये अदर इनकम्स, ठीक है। जितनी भी अदर इनकम्स होगी वो सारी की सारी कहाँ आएंगी, इन्वेस्टिंग वाले पार्ट में। और फाइनेंस कॉस्ट, बेसिकली जैसे हमारा डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये सब हम पे कर रहे हैं, बैंक से रिलेटेड कोई खर्चा वर्चा अलग से हो रहा है तो वो सब यहाँ आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अब क्या होता है, डिबेंचर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या कर रहे होते हैं, रिडीम कर रहे होते हैं। रिडीम करने के टाइम पे हम उनको एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे पैसा पे कर रहे हैं, तो वो जो प्रीमियम हमारा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी कहाँ पर आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। क्योंकि वो जो खर्चा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से। और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे आते हैं, हमेशा फाइनेंसिंग में आते हैं, क्योंकि इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड। और फिर लास्ट में हमने क्या करा, अपनी एक्टिविटीज़ को 2 हिस्सों में बांटा, अपने एक्सपेंसेस को एक तरीके से हमने 2 हिस्सों में बांटा। हमने, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, 11th क्लास में। 11th क्लास में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करा था आप लोगों ने, यहाँ पर हम लिखते थे जीपी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, या इनकम्स इनकम्स आती थी बेटा, इनडायरेक्ट इनकम्स आती थी। इस तरफ सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। फिर इधर का टोटल होता था, यही टोटल यहाँ आता था, और इस टोटल में से सब कुछ आप माइनस करते थे तो यहाँ पे बैलेंस बचता था। उसे हम बड़े प्यार से कह देते थे नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इन्हीं इनडायरेक्ट इनकम्स का 2 हिस्सा होता है, और इन्हीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी 2 हिस्से होते हैं। वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट को और इन वालों को, इनको दोनों को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब कि देर आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे, इसी तरीके से ऑपरेटिंग इनकम्स भी होंगी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होंगी। बस उसी का सेग्रीगेशन मैंने दे रखा है कि मेजरली आपको इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि सर ऑपरेटिंग मतलब क्या और नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या। ऑपरेटिंग मतलब स्पेसिफिकली कोर बिजनेस से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन खर्चों को करे बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे बेटा, ऑपरेटिंग में। अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर बिजनेस के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है,
तो वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सैलरीज, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्रेट, आउटवर्ड, इनवर्ड भी हो सकता है बेटा। लेकिन इनवर्ड में एक कहानी थी कि इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और हम कौन से वालों की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट वालों की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इनवर्ड वाला यहाँ पर नहीं लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इनवर्ड वाला यहाँ पर नहीं लेना है। वैसे आपको दिया भी नहीं गया होगा कि कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, आपको कभी दिया भी नहीं गया होगा, ठीक है। या यहाँ पे डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस बाय फायर, या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ। इस ये रिटर्न ऑफ मैंने बोल्ड में रेड से क्यों लिखा है, इसका रीज़न मैं भी थोड़े टाइम में बताऊंगा, ठीक है, अपकमिंग वीडियोज़ में। इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स का क्या है? ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। ऑपरेटिंग इनकम बोले तो जैसे कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करें तो इंटरेस्ट हमें कहीं से मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या फिर हमने कोई एसेट्स बेची और उसको बेच के हमें फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। अभी तक तो हमने कैश फ्लो बेसिकली बस थोड़ी बहुत पढ़ी। उसके बाद अब जाके जो है कैश फ्लो हमारा स्टार्ट होगा। सो अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कैश फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट। उसमें हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली क्या है? इसको हमें अलग से निकालना पड़ता है वर्किंग नोट में, ठीक है। और वो वर्किंग नोट यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले सरप्लस लेते हैं, फिर उसमें ये सब चीज़ें ऐड करते हैं और ये सब चीज़ें लेस करते हैं, तो जाके हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसको हम प्यार से NPBTE कह देते हैं, ठीक है, NPBTE, ठीक। अब ये सब करना क्यों पड़ रहा है उसकी कहानी समझिए ज़रा ध्यान से। तो बेटा सबसे पहले हो क्या रहा है? नेट प्रॉफिट इज स्कैटर्ड बिटवीन सेवरल थिंग्स। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमें सबसे लास्ट में P&L अकाउंट बना के क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। उस नेट प्रॉफिट को भी कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनीज अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे बांट देती है उस पैसे को, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो लोग कुछ पैसा टैक्स के नाम से अलग कर देते हैं। क्या होता है ना कि भाई हमें टैक्स पे करना होता है, तो जो टैक्स पूरे साल भर के बाद में हमें पे करना है वो कंपनी पहले से क्या करती है? एक साल पहले ही शुरुआत में बना लेती है इतना प्रोविजन कि भाई इतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो वो एक एस्टिमेशन बेसिस पे एक प्रोविजन बना लेती है, प्रॉफिट में से अपना पैसा निकाल के अलग रख लेते हैं। कुछ पैसा वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई कोई अनसर्टेनिटी आ गई हमारे ऊपर, तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो इस वजह से वो रिजर्व में ट्रांसफर कर। फिर उसके बाद वो प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से उन्हें पैसा पे करना पड़ता है डिविडेंड का। अब सर प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है? ये डिविडेंड तो पता है शेयर्स के ऊपर और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर इक्विटी और प्रेफरेंस को हम डिविडेंड देते हैं, लेकिन इस प्रपोज का क्या मतलब है? तो प्रपोज का मतलब ये सिंपल सा है बेटा कि हमें प्रपोज करना पड़ता है। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि जिस साल हम अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हमें डिविडेंड देना है, उससे अगले साल में वो डिविडेंड पे करा जाता है, ठीक है ना। तो अगर अगर मान लो 2023-24 में मैंने प्रपोज करा या डिक्लेयर करा कि भाई मुझे डिविडेंड देना है, तो ये जो डिविडेंड है ये कब दिया जाएगा? 24-25 में, ठीक है ना। ये एक साल बाद प्रपोज करके पे करा जाता है, ठीक है। तो अब प्रपोज डिविडेंड अगर पिछले साल हमने प्रपोज कर रखा था, पहले से डिविडेंड पे प्रपोज कर रखा था, तो वो इस साल पे करना है, तो इस साल हमें पता है ना पहले से कि कितना पे करना है, तो उसके लिए हम नेट प्रॉफिट में से पहले ही पैसा निकाल के अलग रख लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब होता है कि साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं? हम डिविडेंड पे कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो कहती है कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा देंगे। उन शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए वो लोग क्या करते हैं? साल के बीच में ही इंटरिम डिविडेंड दे देते हैं। इंटरिम का मतलब ही क्या है? ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। फिर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो वो क्या कर देते हैं? वो सरप्लस के नाम से अपने पास बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली रिमेनिंग बैलेंस जो बचता है उसको वो लोग अपने पास रख लेते हैं। फिर सिंपल लाइन बोली गई कि भाई दिस स्कैटर्ड प्रॉफिट, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, तो इस स्कैटर्ड प्रॉफिट को हम कलेक्ट कर लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है बेटा? हमें मिल जाता है NPBTE, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसीलिए ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बना, और ये वर्किंग नोट ज़रा देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले बेटा सरप्लस लेना है। सरप्लस कौन से वाला? डिफरेंस। उसके बाद रिजर्व उठाना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी डिफरेंस वाला। बैलेंस शीट हमेशा 2 सालों की दी जाएगी आपको,
उस 2 साल की बैलेंस शीट में से आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पिक करना है, क्या क्या अमाउंट्स लेने हैं, वो स्पेसिफाई मैंने कर रखा है पहले से। तो डिफरेंस लेना है, यहाँ पर भी डिफरेंस लेना है। फिर प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला। इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर वाला। ये वैसे जनरली एक ही ईयर का दिया होता है, 1 ईयर का ही दिया होता है, तो वही लेना है, करंट ईयर वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर वाला, क्योंकि हमने करंट ईयर में जो पे करना है वो उठाना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, सर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक तरीके से एबनॉर्मल लॉसेस, जो चैप्टर गुडविल था ना एक हमारे पास, उसमें पढ़े थे हमने एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एनी अर्थक्वेक या फिर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। फिर कुछ चीज़ें लेस भी करनी है बेटा। लेस क्या करना है? रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करेंगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या होती है, ये भी अगेन हमने कहाँ पढ़े थे, वहीं पे। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई हमें क्या हुआ, हमने इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, हमने कोई आग वाग लगी हमारे बिजनेस में और उसके ऊपर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, या फिर कंपनसेशन मिल गया गवर्नमेंट से, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि कोई डिजास्टर की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके ऊपर कंपनसेशन दे देती है गवर्नमेंट, तो वो कंपनसेशन मिल गया, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है ना। तो इस इनकम को हम क्या कर देते हैं बेटा, लेस कर देते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है अल्टीमेटली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखो एक सिंपल सी बात है, हमने ये नेट प्रॉफिट को क्या कर रखा है, अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है ना। बांटने का मतलब क्या है कि हमने नेट प्रॉफिट उतने से माइनस कर रखा होगा, सब जगहों पे माइनस हुआ होगा। माइनस होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें एनपीबीटी चाहिए, बिफोर वाला चाहिए, बिफोर वाला चाहिए, तो क्या करेंगे, बिफोर वाला चाहिए तो इस वजह से इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे क्या करी थी, माइनस। तो अब वापस हमें कहाँ पे पहुँचना है, नेट प्रॉफिट पे पहुँचना है बेटा, वापस पहुँचना है नेट प्रॉफिट पे। तो उसको क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हम ऐड कर देंगे, इसी वजह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और एक सिंपल ट्रिक इन सब चीज़ों को याद करने की एक सिंपल ट्रिक है मेरे पास, वो है टिप, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ठीक है ना। तो इससे आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी इन ये जो चीज़ें हैं बची हुई, इन चीज़ों के लिए क्या है कि बेसिकली ये बहुत रेयर आती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये हमेशा ज़्यादातर आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएंगी चीज़ें, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, इस वजह से इनके लिए वो नहीं है कोई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ट्रांसफर टू रिजर्व, तो रिजर्व मेन है इसमें, तो ये भी वर्ड बन सकता है ट्रिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप चूज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमें दे रखा है, करिश्मा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये बैलेंस शीट का एक छोटा सा दे रखा है हिस्सा, और दो बैलेंसेज हैं, एक 2023 और 2022। सरप्लस का अमाउंट कितना है बेटा, सरप्लस का अमाउंट है 10 लाख एंड 5 लाख। डिविडेंड पेएबल 50,000, और यहाँ पर कुछ नहीं है। अब कई बच्चे बोलेंगे, सोचेंगे कि भाई ये डिविडेंड पेएबल है, इसको ऐड या लेस करेंगे, नहीं बेटा, पेएबल लिखा है, पेएबल लिखा है तो इसका मतलब ये करंट लाइबिलिटी है। आप इसका कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे आगे देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2022 और 23, 4 लाख 5 लाख। खुद सोच के बताओ जरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा था, तो हमने क्या देखा था, प्रपोज डिविडेंड कौन से वाले लेते हैं बेटा, पिछले साल वाला। तो प्रीवियस ईयर वाला कितना है, 4 लाख, बस वही लेंगे। सरप्लस कौन से वाला लेंगे बेटा, सरप्लस लेते हैं डिफरेंस, सरप्लस डिफरेंस लेते हैं, तो कौन से वाला लेंगे, कितना लेंगे, 5 लाख, है ना, डिफरेंस लेंगे। वो 5 लाख मैच हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है ना। सबसे पहले क्या आता है बेटा, सरप्लस, सरप्लस में कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपीज़, ठीक। और उसके अलावा हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व है, ट्रांसफर टू रिजर्व है कुछ नहीं। प्रपोज डिविडेंड बेटा दे रखा है 4 लाख रुपए। बाकी और कोई भी अमाउंट हमें क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल, तो हमारा सीधा नेट अमाउंट आ जाएगा एनपीबीटी का, दैट वुड बी 9 लाख रुपीज़। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें हमें दे ही नहीं रखी हैं, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करना भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बैलेंस शीट ऑफ मर्करी लिमिटेड में दे रखी है, इक्विटी लाइबिलिटीज दे रखा है 2023 और 2022, 2 ईयर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन वी हैव सरप्लस, सरप्लस में कितना अमाउंट है बेटा, 7,20,000 एंड 4 लाख, तो उसका हम क्या लेते हैं हमेशा, डिफरेंस। फिर उसके बाद अनपेड डिविडेंड, अगेन जैसा पिछला क्वेश्चन था, अनपेड डिविडेंड भी क्या है, एक करंट लाइबिलिटी है,
अगर आपने अभी तक पिछला क्वेश्चन नहीं देखा तो उसको प्लीज़ पहले देख लीजिएगा। सो एडिशन इन्फॉर्मेशन, अब एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर्स 2021-22 एंड 22-23 आर 1,60,000 एंड 2 लाख। हमने अभी डिस्कशन करा कि भाई प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन से वाला लेते हैं, प्रीवियस ईयर वाला, तो कौन से वाला लिया जाएगा, 1,60,000, करेक्ट है। और इंटरिम डिविडेंड भी हमें देना है 40,000 रुपये ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यहाँ पर अब सब चीज़ें कंसिडर करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं क्या बेटा, सरप्लस, ठीक है। तो चलो सरप्लस देखते हैं। सरप्लस में डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा, 7,20,000 माइनस 4 लाख, कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 3,20,000, ठीक। देन वी हैव व्हाट, प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा। इसके बाद हमें इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, तो इंटरिम डिविडेंड भी आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड कितना है, इंटरिम डिविडेंड इज ₹40,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 40,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं सर। अब इसके बाद की ज़रा आगे एक छोटी सी कहानी सुनी, ये आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है हमेशा कि अब क्योंकि हमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों दे रखे हैं, है ना। अगर आपने पढ़ा हो ढंग से तो आपको याद होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक चीज़ होती है कि उनको हमेशा हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है, स्पेशली इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पर हमने प्रपोज डिविडेंड जो पे करा है स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने किस पे करा है, हमने इक्विटी शेयर्स वालों को। इंटरिम भी किसको पे करा है, इक्विटी वालों को, ठीक है ना। तो अब एक छोटा सा कहानी सुनना मेरे से। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया, इक्विटी वालों को दिया है स्पेसिफिकली, तो उस टाइम पे हमें प्रेफरेंस वालों को खुद से डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम खुद से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर 10% के हिसाब से 6 लाख रुपए के ऊपर 10%, यानी 60,000 रुपए का हम डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस वालों को, ठीक है ना। क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिलती है, अब इक्विटी वालों को अगर डिविडेंड मिला है तो पहले प्रेफरेंस वालों को भी देना होगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे स्पेसिफिकली, डिविडेंड टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। कितना अमाउंट आ जाएगा, 6 लाख इंटू में 10%, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा बेटा 60,000 रुपीज़। अब आप बोलते सर यहाँ पर तो दोनों अमाउंट सेम है, 6 लाख यहाँ पर भी है, 6 लाख यहाँ पर भी है, अगर अलग अलग होते तो कौन से अमाउंट पे देते। बेटा प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं पिछले साल वाले पे ही देते हैं, हमेशा पिछले साल वाले पे देते हैं, 6 लाख पे ही देते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर वाले पे, ठीक है। मान लीजिए अगर अमाउंट्स होते 10 लाख एंड 6 लाख, तो हम 6 लाख पे ही देते तब भी, ठीक है ना, 10 लाख पे नहीं दिया जाता। समझ आई बात ये वाली। अब बोलो कि जी इंटरिम डिविडेंड भी तो इक्विटी वालों को ही दिया गया है, प्रेफरेंस वालों को भी दो। देखिए कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि अगर हमने इक्विटी शेयर्स वालों को प्रपोज डिविडेंड दिया है और इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें प्रेफरेंस वालों को प्रपोज डिविडेंड देना कंपलसरी है, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रपोज डिविडेंड देना कंपलसरी है, इंटरिम डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, वो हम नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरा केस देखूं, इक्विटी शेयर्स वालों को अगर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रपोज दिया है, ठीक है, तो प्रेफरेंस वालों को भी प्रपोज देना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड इसको भी नहीं मिला तो इनको भी नहीं मिलेगा, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा केस देखूं मैं, तो प्रपोज्ड वालों को मैंने इंटरिम डिविडेंड, सॉरी प्रपोज डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स वालों को मैंने नहीं दिया, तो इनको भी नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड मैंने इक्विटी वालों को दिया है, तो उस केस में प्रेफरेंस वालों को भी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चार्ट थोड़ा हेल्प कर देगा समझने में कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर हमने क्वेश्चंस करने हैं। ये एक नोट है, नोट पढ़ लीजिए फटाफट से मेरे साथ। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड बिफोर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, सिंस डिविडेंड इज पेड on equity shares, dividend on preference shares must have been paid. Therefore preference dividend of rupees 60,000, that is 10% of 6 lakh, will also be added to determine net profit before tax and extraordinary items, ठीक है। इसी वजह से हमने इसको क्या करा है बेटा, यहाँ पर ऐड करा है। सिंपल रीज़न है, ये रीज़न आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर आप मेरे नोट्स देखें तो इन नोट्स में भी मैंने स्पेसिफाई कर रखा है इस चीज़ को। तो अगर आप देखें ये वाला पॉइंट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, सिंस डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, देयरफॉर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर मस्ट हैव बीन पेड, ठीक है ना, बट नॉट सो फॉर इंटरिम डिविडेंड। लेकिन यहाँ पर अगेन वही कंडीशन है कि अगर इंटरिम डिविडेंड हमने इक्विटी वालों को दिया और प्रेफरेंस वालों को हमने अभी तक डिविडेंड दिया ही नहीं है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमें इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 लाख 2,60,000 और 5,80,000 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है।
दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें हमें एनपीबीटी अगेन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें सरप्लस दे रखा है, सरप्लस के बाद हमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 2 लाख के ऊपर, 2 लाख रुपए का, पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। स्पेसिफिकली उन्होंने क्या मेंशन करा है, इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमने इंटरिम डिविडेंड दिया है सिर्फ और सिर्फ। तो ये सेम प्रपोज्ड वालों को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या उठाएंगे बेटा, सरप्लस। सरप्लस का डिफरेंस देखो कितना है, सरप्लस का डिफरेंस है बेटा 5 लाख रुपए, तो ये सर आ गया 5 लाख, ठीक है। देन हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए क्या क्या आइटम्स होते थे, ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या, नहीं सर, इंटरिम डिविडेंड है सीधा, तो इंटरिम डिविडेंड, और इसी तरीके से फिर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड देना पड़ेगा हमें प्रेफरेंस शेयर वालों को भी, ठीक है। तो इक्विटी वालों को हमने दिया है बेटा 2 लाख रुपए, प्रेफरेंस वालों को निकालना पड़ेगा। प्रेफरेंस वालों को देखो प्रीवियस ईयर का अमाउंट सेम 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 10%, तो 10 लाख इंटू में 10%, दैट वुड बी हाउ मच, 1 लाख। सो द नेट अमाउंट इज 8 लाख रुपीज, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम टी एस ग्रेवाल बुक। सो इसमें आपको सरप्लस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, सरप्लस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस, डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर। मैं सबको छोड़ के सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। हमने पीछे दो वर्ड्स देखे, एक डिविडेंड पेएबल या फिर एक अनपेड डिविडेंड, इन दोनों को ही हमने स्किप कर दिया, एनपीबीटी निकालते समय उनका कुछ करा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो बेटा पेएबल है, लाइबिलिटी है। क्या थे वो, लाइबिलिटी थे, ठीक है सर। ये क्या है, ये पेड है, पेड, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पेड लिखा है, अब एक चीज मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन करा था प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज डिविडेंड क्या था, प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये था बेटा कि जी हमने प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर करा था और करंट ईयर में पे कर दिया, तो अब यहाँ पर भी क्या लिखा है, पेड इन करंट ईयर। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये प्रपोज डिविडेंड ही है मेरा, बस ये प्रीवियस ईयर की जगह पे प्रीवियस ईयर वाला ही है, बस उसको हमने किसी और रूप में लिख दिया, पेड इन द करंट ईयर। तो बेटा ये प्रपोज्ड डिविडेंड ही है और वो भी प्रीवियस ईयर वाला ही है, क्योंकि हमने उसको पे करा है करंट ईयर में, तो ये आ गया। इंटरिम डिविडेंड आ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ के तो क्लियर कट समझ आ रहा है। एक आता है ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अभी जब हमने डिस्कशन करा था एनपीबीटी कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम्स। वहाँ पर हमने सेम चीज़ देखी थी, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, या और इस डिजास्टर की वजह से, इस लॉस की वजह से हमें कुछ इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिल गए, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का बैलेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 236, है ना। तो चलिए देखिए 2,36,000 यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, व्हाट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, हमें क्लियर दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व कितना बेटा, 1 लाख रुपीज़, तो सीधा ले लेंगे 1 लाख रुपीज़। वैसे तो डिफरेंस लेते हैं सर, लेकिन डिफरेंस तो तब लेंगे ना जब दो अमाउंट्स दे रखे हों। यहाँ पे सीधा हमें दे रखा है ट्रांसफर हमने कितना करा। फिर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का नाम दूसरा है, ठीक है ना, बहरूपिया है, दूसरा नाम है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड इन करंट ईयर कितना है 72,000, ये आ जाएगा बेटा 72,000। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड कितना है, इंटरिम डिविडेंड है बेटा 90,000, ये आ जाएगा। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला, यहाँ पर हम लेते भी कौन से वाला है, करंट ईयर वाला, सीधा करंट ईयर वाला ही दे रखा है हमें 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। उसके बाद लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, तो इसको लिखेंगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। दिस इज 2 लाख रुपीज, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स, दिस इज 3,000 बेटा, इसको माइनस करते हैं। और इंश्योरेंस जो मिला, इंश्योरेंस मिला वो 1 लाख रुपए, उसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। इसको हम लिख देंगे इंश्योरेंस प्रोसीड्स। तो इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद हमें अमाउंट मिल जाएगा, हमारा आंसर एनपीबीटी, और वो आंसर आ रहा है बेटा 7,45,000, ठीक है। आंसर भी हमारा यही है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।